हेलो गाइस, सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आई होप आप लोगों ने न्यू ईयर सेफली और रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट किया होगा। लेट अस होप 2021 इज अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर अस, फॉर द मार्केट्स, फॉर एवरीवन्स हेल्थ, और जो भी आपके गोल्स वगैरह वो आप अचीव कर पाएं। मुझे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर बताओ कमेंट्स में। देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग रेजोल्यूशंस लिए आप लोगों ने, एंड ये भी देखेंगे एंड में जब अगले न्यू ईयर में हम बात करेंगे तो होपफुली जो भी आप मेरे साथ जुड़े होंगे तब मुझे ज़रूर बताना कि आप पूरा कर पाए हो नहीं कर पाए हो, कितना फॉलो किया। बट अभी के लिए अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन नीचे मेंशन करता हूँ। मेरे पास इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोग भेज रहे हैं जेल्पमॉक डिज़ाइन के बारे में कि क्या करना है इसके अंदर, शेयर बढ़ता जा रहा है। तो देखिए गाइस, मैंने जैसा आपको बताया था कि मेरी इन्वेस्टमेंट हो रखी है इस पर 100 रुपये के एवरेज पे। एंड ये मैंने अपनी पिछली स्टॉक एनालिसिस वीडियो में बताया था, जिसका मैं लिंक अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और ऊपर यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। अब क्या करना है, लेकिन इसके अंदर 350 प्लस हो चुका है। तो टेक्निकली मैं चार्ट्स पे एनालाइज कर देता हूँ, फंडामेंटली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके Q2 के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट जिन कंपनीज में इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। एंड कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव सिनारियो है जेल्पमॉक के लिए। बट क्या ये इस वैल्यूएशन पे मुझे अट्रैक्टिव लगती है? तो बिल्कुल भी नहीं लगती। मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगी है ये इस समय। तो मैं इसके अंदर और इन्वेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ। और मेरी इन्वेस्टमेंट आप देखो तो 100 रुपीज़ के लेवल पे है। तो मैं वेट कर रहा था कि 200 के अराउंड आए, 150 के अराउंड आए तो उसमें और एडिशन करूँ। बट हुआ क्या, ये अराउंड 250 के बाद टेक्निकली बहुत ही बुलिश ब्रेकआउट्स देके निकल गया। एंड बहुत ही स्पीड से निकला है, इतनी स्पीड से कि मैं एक्यूमुलेट इसके अंदर नहीं कर पाया। जब तक मेरे पास कैश की थोड़ी पोजीशन खाली हुई, मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर मैं और ऐड ऑन करूँ, तो उसमें सर्किट्स लगने चालू हो गए थे। तो जो लास्ट कुछ डेज से इसमें सर्किट लग रहे हैं, तो उससे पहले मैंने अपनी पोजीशन और ऐड नहीं करी है। तो बिल्कुल मैं ट्रांसपेरेंट रख रहा हूँ आपके साथ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ छुपाने का ऐसा है नहीं। तो मेरी एवरेज 100 पे ही है अभी भी। मैंने कोई पोजीशन ऐड नहीं करी है, कोई पोजीशन सेल नहीं करी है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो बहुत ढंग से देखी है स्टॉक एनालिसिस की, जो जेलमॉक को बड़ा डिटेल में हमने जब डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने यही कहा था कि मैं इसको रखने वाला हूँ क्योंकि ये मेरा वो जोकर इन द पैक है। ये हो सकता है कंपनी बहुत बड़ी हो जाए बिकॉज ऑफ वन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स स्पिनिंग ऑफ इनटू मे बी अ लार्जर कॉर्पोरेशन। हो सकता है एक्विजिशन हो जाए, वैल्यूएशन कहीं से भी बढ़ जाए। तो उस चक्कर में मैं जेलपॉक को नहीं बेच रहा हूँ। और मेरी पूरी बेट है इनके सीईओ के ऊपर। तो अगर सीईओ चेंज होता है देन अगेन आई विल हैव टू रिकंसिडर माई डिसीजन। और फिर हो सकता है कि मेरे को कहीं ना कहीं पे सोचना पड़े कि कंपनी के साथ कंटिन्यू करना है नहीं करना। अभी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, मैनेजमेंट में मुझे कोई भी कमी नहीं लगी है। कहीं पे भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार दिक्कत की बात है। इनफैक्ट मैनेजमेंट हमेशा कहती रही कि वी कैन टर्न प्रॉफिटेबल एनी मोमेंट। एंड जब उनको लगा कि हाँ प्रॉफिट डिलीवर करते हैं, क्योंकि ग्रोथ हमें इतनी नहीं दिख रही, या ग्रोथ जहाँ पे दिख रही है उन सेक्टर्स में कोविड के वजह से कुछ कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ आ रही, कुछ कुछ में नहीं आ रही। तो हमें अब लगता है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया जाए तो अच्छा रहेगा। एंड वही इन्होंने किया, एकदम स्विच कर दिया प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो एकदम नंबर्स आने शुरू हो गए। तो कंपनी डेफिनेटली अच्छी है। हो सकता है कि किसी बड़े इन्वेस्टर के रडार पे हो, इसलिए सर्किट्स लग रहे हैं। कंपनी इज वेरी वेरी गुड। आई वुड नॉट सजेस्ट टू ऐड ऑन दीज लेवल्स, बट हम चार्ट्स पे इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि फिर किस लेवल पे ऐड किया जाए, क्या किया जाए। मेरी सलाह यही रहेगी कि एक बार सर्किट्स खुलें, प्राइस नॉर्मलाइज होए कहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि किधर ऐड करना है। बट पिछली बार भी मुझे था कि 150 से 200 के बीच में प्राइस स्टेबलाइज होए। आई थिंक 250 रुपये के अराउंड तक आया था और उसके बाद तो निकल ही गया, 350 प्लस हो गया। तो लेट अस सी, मेरे हो सकता है प्राइजेस पे कभी वापस ना आ पाए जिन पे मैं चाह रहा हूँ लेने के लिए। बट वो एक्चुअली इस वीडियो का मेन पर्पज नहीं है, राइट। इस वीडियो का मेन पर्पज है कि किस समय लिया जाए, क्या किया जाए। तो चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं वो सारी चीज़ें, क्योंकि फंडामेंटली इसको वैल्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसको इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर अर्निंग्स के हिसाब से अगर वैल्यू करोगे तो आप परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस हिसाब से वैल्यू करना किसी भी कंपनी को। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ। बट हम चार्ट्स पे चलते हैं, चार्ट्स पे समझते हैं। छोटा सा अपडेट रहेगा ये आपका टेक्निकल एनालिसिस वगैरह का। Q2 के नंबर्स काफ़ी अच्छे थे कंपनी के, Q3 के भी अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है। बट एक बार नंबर्स आ जाए उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। हो सकता है नंबर से पहले एक रैली दे जाए, फिर एक करेक्शन दे। आई एम ट्रूली होपिंग फॉर अ करेक्शन बिकॉज आई वांट टू बाय मोर। मैं वैसे करेक्शन की वेट नहीं कर रहा किसी भी शेयर में। एंड अगर मैं वेट कर रहा हूँ कि करेक्शन के बाद मैं इसको खरीद लूँ, हाई चांसेस है कि नीचे मुझे लेवल्स पे ना मिले और महंगा ही खरीदना पड़ेगा। तो देखेंगे, खैर वो जब भी करना होगा, जैसे भी करना होगा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। सबसे पहले अब चलते हैं चार्ट्स पे। एंड जब भी Q3 के नंबर्स आएंगे, आई एम प्रॉमिसिंग यू गाइस
क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूँ। मैं को बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, बाकी ग्रुप्स में भी लोग बोलते हैं। तो फिर मैं ऐसा करूँगा, इसके ऊपर आपको क्वार्टरली अपडेट्स देता रहूँगा, वो मेरी तरफ से हो जाएगा। एंड देखते हैं ज़ेल्फ मॉक की शायद प्लेलिस्ट ही हम अल्टीमेटली बना दें। तो चलिए चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं, देखते हैं ब्रेकआउट कैसे आया था और अब हमें क्या करना है इसमें। तो गाइज हम चार्ट्स पे आ चुके हैं और ज़ेल्फ मॉक का मैंने चार्ट खोला हुआ है, अगेन ट्रेडिंग व्यू पे ही हम हैं। तो आप देख सकते हो इसने क्या किया था। सबसे पहले जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये बाहर निकला था और ये कहीं 70 से 80 रुपये पे अटक रहा था बहुत टाइम तक। आप ये देख सकते हो, हम यहाँ पे चार्ट अगर फोकस में जाएं तो काफ़ी टाइम तक अटकता रहा और जब ब्रेकआउट आया था, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया। एक दो बार अटैम्प्ट करी बट हाँ बहुत अच्छे से निकल गया। उसके बाद जब ये निकला तो मैंने आपसे ये कहा था कि कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा प्राइस, वहाँ दिमाग लगाएंगे। तो कंसोलिडेशन कहाँ आना शुरू हुआ आप देखो, अभी तो खैर देखो क्लोजिंग ऊपर हो गई है पिछले वाले उसके, तो ये बिल्कुल भी आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा, मुझे खुद नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर, बट 368.9 पे इसकी कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई है ऊपर के लेवल्स पे। इसको मैं मार्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है ये यहाँ पे कहीं है जो क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ये वाली जो क्लोजिंग हो चुकी है ना, ये पुराने हाई को काट चुकी है, बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब हुआ क्या है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना था, जिसके बाद एक मेरे को ऊपर की रेजिस्टेंस दिख रही थी, नीचे की सपोर्ट दिख रही थी। उसके बाद ये चार्ट बहुत अच्छे से काटता हुआ ले गया एंड उसने फिर इस सपोर्ट को वापस रीटेस्ट भी लगभग किया, बट येस बहुत ही अच्छे से फॉलो किया है एंड बहुत ही अच्छे से ऊपर ले गया है और इस जोन को कैंसिल आउट कर गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। तो अब हो सकता है कि हमें जो नेक्स्ट बाइंग का मौका मिले, आई एम सेइंग दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज आई वांटेड टू ऐड मोर शेयर्स, वो इस लाइन के ऊपर ही मिले, 350 के ऊपर ही मिले। तो बहुत हाई चांसेस है कि इसके ऊपर ही मिले, बट आई विल बी वेटिंग फॉर अनदर कंसोलिडेशन इन दिस चार्ट। और हो सकता है जो अगली कंसोलिडेशन है वो थोड़ी लंबी आए, बट येस व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक का मैं कहूँगा अगर 234 रुपये के अराउंड आता है, ये तो 100% मुझे लग रहा है टेक्निकल्स पे बॉटम है। आई डोंट थिंक इसके नीचे जाएगा, कभी भी मुझे जाता हुआ नहीं दिख रहा है इसके नीचे। और अगर बिजनेस ऐसे ही चलता रहा जैसा भी चल रहा है, तो आई डो नॉट थिंक 234 235 का लेवल ब्रेक होगा। इस लेवल पे आता है तो शॉर्ट बाय है, बट अब हम देखेंगे कंसोलिडेट कहाँ करता है। क्या मैं आपको कहूँगा इस सब में आप एंटर करो? बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि कंसोलिडेशन की वेट करो। द स्टॉक लुक्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। हम एक बार इसको स्क्रीनर पे जज भी कर लेते हैं कि स्टॉक क्या चल रहा है, किस हिसाब से चल रहा है। तो अगेन स्क्रीनर पे आप जाओ, अपना ज़ेल्फ मॉक डिज़ाइन मैंने यहाँ पे डाला। पी रेशियो देखो सबके महंगे चल रहे होंगे, बट इसका काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है एंड रिटर्न रेशियोज अभी माइनस में, क्योंकि हर क्वार्टर में अर्निंग्स नहीं आ रही थी। तो जैसे ही इसकी अर्निंग्स आनी शुरू होंगी तो आपको दिख जाएगा कि हाँ इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग्स आ रही हैं तो रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो जाएंगे। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तगड़ी है। तो प्रॉफिट ग्रोथ तगड़ी क्यों है? क्योंकि लॉसेज डिक्लेयर कर रही थी कंपनी उससे पहले, हम देख सकते हैं यहाँ पे, और अभी इन्होंने प्रॉफिट डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। बहुत छोटे लेवल पे प्रॉफिट्स हैं, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है सिर्फ एक क्वार्टर में। तो मार्केट क्या होता है, बहुत बार रेट ऑफ चेंज पे भी आपको रिटर्न्स दे रही होती हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज दिख रहा है मार्केट को कि लॉस मेकिंग थी तो प्रॉफिट आ गई। हाई चांसेस है किसी बड़े इन्वेस्टर के रेडार पे हो ये कंपनी एंड हमें वॉल्यूम्स भी कहीं ना कहीं दर्शा रही हैं कि बाइंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसना है, बट येस योर वॉल्यूम्स हैव इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। पहले इतनी वॉल्यूम्स नहीं होती थी, मे बी बहुत पहले कभी आई थी लिस्टिंग के आसपास। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटली। फंडामेंटल स्टॉक एनालिसिस में पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ चार्ट डिस्कस किया, चार्ट एनालिसिस के अंडर में, इसलिए इस वीडियो को डाल रहा हूँ। एंड आई होप आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट, एक ज़रूरी अपडेट वीडियो हो, ये आप लोगों को समझ आए। अगेन मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस मैंने पहली वीडियो के अंदर समझाई थी। आई एम सिंपली वेटिंग फॉर वन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स टू बिकम एक्ज्यूबरेंट, क्रेजी वैल्यूएशंस, जोमेटो की तरह जैसे इन्फोएज में हुआ है। मेरी बिल्कुल सेम थीसिस है। आई डू नॉट टेक बेट ऑन द प्रमोटर्स की इंटेग्रिटी पे मैं कभी भी बेट नहीं करता। अगर मुझे कहीं पे भी वो 19 लगते हैं 20 में से, तो मैं बिल्कुल कंपनी से बाहर रहता हूँ। इसके अंदर आई हैव फाउंड नो इश्यूज एज ऑफ नाउ विद द मैनेजमेंट, विद द प्रमोटर्स। सो आई एम स्टेइंग पुट इन दिस इन्वेस्टमेंट। अब मेरी एवरेज है 100 रुपये के अराउंड की, तो मेरी एवरेज यहाँ कहीं की है, देखो 100 रुपये के अराउंड की। ऑब्वियसली नीचे 70 पे लिए थे, 120 125 पे लिए थे, तो एवरेज मेरी 100 रुपये की है। वुड आई लाइक टू ऐड मोर? डेफिनेटली। और मेरे को जो 200 का लेवल था, मुझे लग रहा है 234 उसका बेस है, 235 उसको नहीं तोड़ेगा वो। मैं चाह रहा था 150 से 200 के बीच में कहीं इधर को कहीं आके टकराए ये, तो फिर मैं इसको ऐड करूं, बट ये नहीं आया।
तो अब ठीक है, अब हमें एक और कंसोलिडेशन दिख रहा है, हो सकता है कि आपका इस जोन तक आ जाए ये शेयर। तो हम देखेंगे कि किस जोन में कंसोलिडेट करता है फाइनली ये, और उसके बेसिस पे डेफिनेटली इफ़ आई विल बी हैविंग मोर कैश उस समय ऐड ऑन करने के लिए इसमें, तो फिर मैं डेफिनेटली करूँगा। बट हाँ, अगेन गाइज, एक पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ेल्फमॉक मेरे पोर्टफोलियो में एक, मैंने आपको शुरू से कहा है कि इट्स अ जोकर इन द पैक, मतलब बढ़ जाए तो बहुत बढ़ जाए, ज़ीरो हो जाए तो हो जाए, तो वो उस एलोकेशन के हिसाब से लिया हुआ है। बाकी पूरा पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेटेड है प्रॉपर्ली कंपनीज़ के अंदर। मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा 20 कंपनी से ऊपर उठाएं, बट येस, आपका खुद का जो भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल है उसको ढंग से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल डिस्क्लोज करना, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए। मैं जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे चैनल पे, तो मैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्टाइल आप लोगों के सामने डिस्क्लोज कर दूंगा। तो उसमें मेरे को कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है, बट 10,000 के लिए कुछ स्पेशल वीडियो होनी चाहिए, सोच के मैंने कहा कि चलो जब 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब कर देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10,000 का गोल जल्दी से अचीव करते हैं। एंड मैं आप लोगों से मिलता हूँ कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के स्टॉक एनालिसिस और बिहेवियरल फाइनेंस की जो सेकंड वीडियो है हमारी, कि लेट्स रिड्यूस नॉइज इन द मार्केट्स, उसके साथ बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।